एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के हमरा मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक इंदिया दे दिया गया है कि जनवरी 2024 में आम इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, ख़तरा है नहीं है, उस पर बात होगी। दूसरे नंबर पर बात करेंगे नैब में फ़ौजी अफसरान तैनात किए जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किस लेवल के फ़ौजी अफसरान तैनात किए जा रहे हैं, फ़ौजी अफसरान क्या करेंगे और उसका पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ क्या ताल्लुक़ है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उनके हवाले से एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। इस सेगमेंट को लाजमी सुनिएगा, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, आप बात करते रहें और थोड़ा सा इनपुट मैं भी देता रहूं, लेकिन आपने कहा था कि इलेक्शन होंगे जनवरी 2024 में, क्योंकि फरवरी की डेट आ रही थी 24 फरवरी से 2 मार्च के दरमियान। तो आज मुबारक हो आपको। वैसे मेरे लिए तो इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट से ज़्यादा ये हैरानगी है कि आपको ये बात याद है, क्योंकि जिस दिन मैं ये बात सुना रहा था ना, आप सो रहे थे। अच्छा, हाँ, तो मुझे लगा कि आपको ये बात भूल गई होगी। मैं अक्सर आपकी बातों में सो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार इधर ही सो जाऊँ, आप बातें। हाँ, लिहाजा ये इसमें एक सबक है कि आप सोया ना करें, किसी टाइम भी कोई अहम बात हो सकती है। साहब, उसकी वजह है ना, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ, सारा दिन काम करता रहता हूँ और फिर आके प्रोग्राम भी करना होता है। तो फिर आप आके इतनी मशहूर कुन बातें करते हैं, मुझे नींद आ जाती है। और आप क्या करते हैं, आप आराम से उठते हैं, नहाते हैं और आके उठ के अच्छे कपड़े पहन के माशाल्लाह आज अच्छे लग रहे हैं आप, तो आप दफ्तर आ जाते हैं। शायद वैसे मैं ना आपसे पहले उठता हूँ सुबह। अच्छा। आप किस टाइम उठते हैं? मैं उम्र तकरीबन 7 बजे मैं लाजमी उठ जाता हूँ। अच्छा, ये मेरे लिए 7 बजे उठना लेट उठना है। नहीं, वो ठीक है। मैं कुछ 5:30 बजे उठता हूँ। और रात को सोते कितने बजे? यार सोता भी मैं रात लेट ही सोता हूँ, 12 बज जाते हैं। अच्छा, मुझे 1-2 बज जाते हैं। लेकिन वैसे आइडियली नींद 6-7 घंटे पूरी करनी चाहिए। ठीक बात। अगर आप पूरी करते हैं तो आप अच्छा करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि मेरी ये कोई इस तरह की रूटीन रहती है। तो एजाज, जो इलेक्शन की बात हो रही थी तो हमने देखें उस टाइम भी जो हमने एनालिसिस किया था वो एक कैलकुलेशन, एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर भी था और कैलकुलेशन भी थी कि इलेक्शन कमीशन ने डीलिमिटेशन हल्का बंदियों के हवाले से ऐलान कर दिया कि वो 30 नवंबर तक हो जाएंगी। ठीक है, अब यह है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन अगर जल्दी भी इलेक्शन कराना चाहे तो उन्हें कम अज़ कम 54 दिन चाहिए, 54 डेज़। और वो 54 डेज़, और इस मामले में इलेक्शन कमीशन काफ़ी कंसर्न भी है और कॉन्शियस भी है अपनी रेपुटेशन के हवाले से। हमारे यहाँ ये है ना कि हम हर चीज़ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल देते हैं। अगर कोई बंदा कहीं जगह अच्छा काम कर रहा है तो हम कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया है। अगर कोई ऐसा अनपॉपुलर काम हुआ है तो हम कहते हैं जी चूँकि नहीं देखें वो फ़लान टाइम पे उन्होंने क्या किया था तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कंसल्टेशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और पहले उन्होंने कहा था कि 15 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ होंगी, फिर उसको 30 नवंबर तक ले आए। फिर ये है कि इनका ये भी मुतालबा था कि जल्दी जल्दी इलेक्शन करा दें। जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई उसमें इलेक्शन कमीशन को भी ये सेंस मिली कि लोग जो हैं वो उनको यकीन नहीं आ रहा कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो लिहाजा इनको कोई ना कोई डेट देने की ज़रूरत है। और उन्होंने वो डेट दे दी और मैं एजाज़ वैसे समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे। ये बेयकीनी जो है ना, बेयकीनी लोगों का कुव्वत फ़ैसला ले जाती है। अभी आपने देखा कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, ये वो भी बड़ी अलार्मिंग है कि एजाज़ हमारा जो एशिया, बर-ए-आज़म एशिया में जितने भी ममालिक हैं सबसे ज़्यादा अफराते ज़र पाकिस्तान में है। महंगाई, आप यानी कि सादा अल्फाज में कह लें कि महंगाई सबसे ज़्यादा। उमर, आप बर-ए-आज़म एशिया की बात करें, ग्लोबली पाकिस्तान 3-4 नंबर के ऊपर है महंगाई के एतबार से। और दूसरी जो है ग्लोबली, हाँ, पूरी दुनिया में दूसरी ये है कि वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, वो शायरी आपका इधर आप एक वर्ल्ड बैंक लेवल, IMF लेवल पे बातें करते हैं। मैं ग्लोबल हो जाए, आप जरा रीजन से, तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो असल में एशिया फोकस्ड है। तो उनकी जो रिपोर्ट आई है, तो दूसरा उसमें ये था कि सबसे ज़्यादा महंगाई है और जो इकनॉमिक ग्रोथ जो सबसे डाउन जा रही है वो भी 1.6 या इतनी या फोरकास्ट है जिसके बारे में, वो भी पाकिस्तान की है। और जब तक कोई नई गवर्नमेंट नहीं आती ये लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हमसे ज़्यादा जो एक कारोबारी अफराद हैं, या इवन अगर आपने किसी ममालिक के साथ कोई मुआहदा करना है तो उनके लिए भी ये है कि पता नहीं किसने आना। अच्छा, ये आप रीजनल और ग्लोबल लेवल की बातें जो कर रहे हैं, ये अपनी जगह इनकी इंपॉर्टेंस है। सवाल ये नहीं है कि वो ग्लोबल
या रीजनल प्रेशर्स क्या हैं। देखिए, इशू होता है पाकिस्तान के अंदर का, रियासत का, और अंदर से मामला ख़राब होता है। अभी इलेक्शन कमीशन साहब कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक अनाउंस कर दिया कि जनवरी के एंड में इलेक्शन होंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही अच्छा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने। लेकिन इसका एक बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड ये बेयकीनी, आपने कहा ना, ये बिल्कुल बेयकीनी है। और बेयकीनी क्यों है? और बेयकीनी लोग बताते नहीं है, ना टीवी पे रिपोर्ट होती है, ना खबरों में आती है, क्योंकि लोग जो सुनते हैं वो बताते ही नहीं। अब आपको बताऊं कि बेयकीनी की एक वजह क्या है। और ये नहीं कि जब मैंने सुना ना तो मैं खुद बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या है। आपको पता है पिछले दिनों बिजनेसमैन से कुछ मुलाकातें हो रही थी, बड़ी ताकतवर शख्सियात की। लाहौर में जो मुलाकात हुई उसमें मुझे जो पता चला है उसमें ये भी उसमें एक तो ये है कि चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी बड़ी तारीफ़ की गई कि ये देखें कितने वाइब्रेंट है। तो बाकी जो सारे बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी मैं तो चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, इस सिस्टम को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, यानी कि निगरान सिस्टम को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। तो किसी बिजनेसमैन ने कहा कि जी हाँ 5-6 महीने इनको मिलने चाहिए। तो जवाब आया 5-6 नहीं, मैं तो चाहता हूँ 5-10 साल मिलने चाहिए। 5-10 साल कम अज़ कम ये सिस्टम चलना चाहिए ताकि हम माशी तौर पर मुस्तकम हो सकें, और तब माशी जो मामलात हैं वो हल हों। और फिर मीडिया के वाले से भी कोई अच्छी राय का इजहार नहीं किया गया। मीडिया मसला है, ये ज़्यादा हमें परेशान करता है। तो ये इस तरह की बातें हुई हैं। अब जब इस तरह की बातें होंगी चीमा साहब, तो बेयकीनी तो बढ़ेगी। और बेयकीनी कहाँ पर आती है? सबसे पहले आम आवाम में बाद में आती है। बेयकीनी सबसे पहले आपके उस तबके में आती है, बिजनेसमैन तबके में आती है, जिसने पैसा खर्च करना होता है, इंडस्ट्री लगानी होती है, इंडस्ट्री लगा के लोगों को जॉब देनी होती है। जब उसमें भी बेयकीनी आएगी, वो पैसा नहीं खर्च करेगा, उसे पता है कि ग्राउंड पे सूरत हाल कुछ हो रहा है, तो फिर वो ट्रिकल डाउन करेगी। और आपको पता है चीमा साहब कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क जा रहे हैं। किस वजह से जा रहे हैं? इसी बेयकीनी की वजह से जा रहे हैं। ये बातें बहुत सारी हो जाएंगी। इससे रिलेटेड बात ये है, आपको पता है नैब में एक बड़ी डेवलपमेंट हो। अच्छा एजाज, इधर रुकना। जी जी। अच्छा, एक जगह पे आप भी मौजूद थे और हम कोई ऐसी जगह पे बैठे थे कि जिधर हम ये तसव्वुर करते हैं कि जिस दरवेश के पास हम थे उसको आइडिया होगा कि सूरत हाल क्या चल रही है, इवन इलेक्शन के हवाले से भी क्या चल रही है। तो उधर हमारी बात हुई कि इलेक्शन का क्या हो रहा है। तो दरवेश ने को बताते खुद तो कोई जवाब नहीं दिया कि उसने कहा कि देखें, जब ये जो फैसला साज लोग जब कभी कोई मीटिंग होती है तो इस इशू पे ना एक खामोशी तारी हो जाती है, ठीक है। लेकिन एजाज, मैं इस बात के बावजूद जो मैंने अभी की है और इस बात के बावजूद जो आपने अभी की है, जो बिजनेसमैन वाली है, मैं अभी भी ये यकीन रखता हूँ कि इलेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे। नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूँ। और उसकी 2-3 वजह हैं। मैं जो सबसे बड़ी वजह चीमा साहब पता है क्या है? सबसे बड़ी वजह जो वेरिएंट है ना, काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट है, आला अदलिया है, ये इससे मुझे उम्मीद है। आप अगर ये उम्मीद रखें कि आपको कोई उम्मीद है आपकी सिविल सोसाइटी से कि वो उठ खड़ी होगी, तो मुझे कोई नहीं है। आप अगर ये उम्मीद रखें कि सियासी जमातें वो उठ खड़ी होंगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग या पीटीआई खड़े हो जाए, पीटीआई तो गिरा दिया, पीएमएलएन और पीटीआई ये भी नहीं खड़े होंगे। वैसे एजाज, जो इस टाइम ना जो ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनसे ज़्यादा जो थ्रेट है वो ये इकानमी है। और इकानमी अगर ठीक हो ना तो लोगों को परवाह नहीं है कि कौन आया कौन गया, वो कहते हैं जी जिसने भी आना है ऐसे ही आते हैं। अच्छा, और इस वाले से ये वाली चीज़ जो है ना, अब लोग इंसान है ना, जब तक जिंदा हैं किसी उम्मीद पर जिंदा होते हैं। तो अब ये उम्मीद है जी कि इलेक्शन हो गए ना तो उसके बाद ही को सूरत हाल। अच्छा, इस वाले से यानी कि जो एक तो मैंने वेरिएंट बता दिया, अदलिया बता दी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नीचे अदलिया। दूसरा वेरिएंट अगेन आप वाली बात, हम IMF को बड़ा गाली निकालते हैं ना चीमा साहब, और आलमी मालियाती इदारा, हम अपना आप नहीं देखते। मुझे अगर उम्मीद है ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो उसकी एक वजह आपका IMF भी है। IMF भी आपको, जब आपके ये बारियां ख़त्म होगी तो IMF भी आपको, मेरी इतलात के मुताबिक ऑफ द कफ यही बात कहता है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब इलेक्शन होंगे। लेकिन वो बात फिर जो है वो इकानमी के साथ जुड़ी हुई, इकानमी के साथ लिंक्ड है। अगर इकानमी का इशू ना हो
हम जो है IMF की बातें भी ना सुने। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो आगे एजाज आप बताएं कि जो आप कोई दरमियान में, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया है। नहीं कोई बात। हाँ, यानी कि मैं पहले भी करता हूँ, जो आप कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, इस वजह से मैं भी इंटरप्ट कर लेता हूँ, एक क्या कहते हैं लिबर्टी ले लेता हूँ। तो अच्छा, जो इधर नैब में कोई नई तैनातियाँ हो रही हैं, आपकी एक ख़ास नज़र है नैब पर? अच्छा चीमा साहब, आपको पता है कि कल मैंने आपको बताया था कि यार नैब में कुछ चीज़ें और भी हैं, मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि रात को सना बच्चा साहिबा हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया, तो मैंने वहाँ पे भी इशारा दिया कि नैब में कुछ ख़ास तैनातियाँ हो रही हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि चीज़ें किधर जा रही हैं। मैंने तफसील नहीं बताई, मुझे पता था कि हमने टॉक शॉक में देने, हम और किसी प्रोग्राम में तो नहीं करेंगे। चीमा साहब, नैब में जो चेयरमैन नैब हैं वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ही नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। अभी आपको पता है ना, दो नैब के आला अफसरान, एक तो उनके प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और एक डिप्टी चेयरमैन नैब, वो दोनों रिज़ाइन किए हैं। वो चीमा साहब रिज़ाइन की कहानी में बात तमीद ये मान लो कि वो मिलिट्री पे डिपेंड किस तरह करते हैं या इंटेलिजेंस पे किस तरह डिपेंड करते हैं। उन दोनों अफसरान की जो तैनाती है या उनकी जो इस्तीफ़ा है चीमा साहब, वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं दे रहा हूँ और लोगों को भी ये पता नहीं है, उसका फ़ैसला नैब हेडक्वार्टर में नहीं हुआ। अच्छा, उसका फ़ैसला इस्लामाबाद में हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दफ्तर में, यानी इसमें प्रीमियर टच है। प्रीमियर टच है, अच्छा। ठीक है। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़े ताकतवर अफसर तैनात है प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के, उन्होंने उन दोनों अफसरान को बुलाया था और उन दोनों अफसरान को बताया गया था कि हमें आपका कंडक्ट पसंद नहीं है और हमारे पास एविडेंस है, आप किस किस से राब्ते में हैं। अच्छा, उनके पास जो एविडेंस होगी वो मुमकिन है ठीक ही हो। मेरी इतला अफसरान भी कोई इतने बड़े कोई कमाल के नहीं थे। हाँ, अफसरान के ऊपर भी कोई सवालात थे जो जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़रूर बनते हैं, लेकिन उस जो इंटेलिजेंस अफसर है प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का, उसने इनको एक प्रीमियर थ्रेट दी और प्रीमियर थ्रेट की वजह से इन दोनों अफसरान ने रिज़ाइन कर दिया। तो आप अंदाज़ा करें कि हमारे नैब के मामला चल ही चीमा साहब इधर रहे हैं। यही जो ऑफिस है जहाँ पे ये फैसला हुआ था, इसी ऑफिस ने आपको पता है आफ्ताब सुल्तान के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चलाई थी, जो चेयरमैन नैब थे उनको चलने नहीं दिया था। क्यों नहीं चलने दिया था? कि नैब पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें नहीं कर रहा था। और ये जो हमारे हैं ना, ये भी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं, ये चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी नैब के बड़े करीबी हैं, तो आफ्ताब सुल्तान को एस्टेब्लिशमेंट के करीबी, एस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं, तो आफ्ताब सुल्तान को उस वक्त कहा गया था कि आप ये सादिक संजरानी के खिलाफ नोटिस जारी करें प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से भी। सुन लें वो क्यों कि आप नोटिस जारी कर दें। तो मेरी इतलात ये है कि आफ्ताब सुल्तान ने कहा था कि मेरे पास कोई केस नहीं, तो मैं नोटिस कैसे जारी करूं। उन्होंने कहा बस जारी कर दें, हमने बस डराना है, आप जारी कर दें, ठीक है। तो वो जारी नहीं किया गया था। हालांकि आफ्ताब सुल्तान के बारे में आपको पता है पीटीआई वाले क्या कहते रहे, इमरान खान साहब क्या कहते रहे, कमाल ठीक है, दरवेश इंसान है और बड़े इंटेग्रिटी वाले हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस कमिंग बैक के, अब ये मैं बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड क्या है। और फिर इससे पहले ये जो डिप्टी चेयरमैन नैब थे हुसैन असगर साहब से भी इस्तीफा इसी तरह लिया गया था। अच्छा एजाज, एक चीज़, लेकिन हुसैन असगर जो है ना, मैं अब आपको बताऊँ, हुसैन असगर बड़े उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट का, ज़रा लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो जो जिस तरह आपने सादिक संजरानी की बात की है, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, लेकिन पिछली इस्टेब्लिशमेंट, जी हाँ, यानी कि उनके जनरल फैज़ के बहुत करीबी थे। अब उन्होंने नई इस्टेब्लिशमेंट में भी इन रोड्स बना ली, लेटेस्ट बता रहा हूं। इतनी नहीं उनकी वो पहले वाली पोजीशन नहीं है, वो पहली पोजीशन नहीं, लेकिन उन्होंने एक माफ़ी तलाफी कर ली है, ठीक है, उन्होंने नए ताल्लुकात बना लिए, ठीक है। एनी हाउ चीमा साहब, ये बैकग्राउंड है इनका चेयरमैन नैब का, कि चेयरमैन नैब इतना डिपेंड करते हैं जनरल भट्ट। अब जनरल भट्ट साहब जो हैं वो चाहते हैं कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो भी हों और बाकी सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी केसेस हों। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिया
फैसला, और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि उमर ता बंदयाल साहब का फैसला पाकिस्तान में पहले चंद लोग जो जानते थे, वो हमारी इंटेलिजेंस को भी पता था और चेयरमैन नैब को भी पता था। यानी कि उमर ता बंदयाल साहब ने कम्युनिकेट किया था मेरी इतलात के मुताबिक कि मैं आपको जाते जाते एक तोहफा दे के जा रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये दिया था और ये तोहफा मिला है नैब को। अच्छा, अब जो चेयरमैन नैब है, क्या वैसे मेरी इतला जो है ना उसमें ये था कि जो इनकी असेसमेंट्स थी, अच्छा, उसमें ये नहीं था कि ये आउटराइटली फारग कर देंगे। अच्छा, उसमें ये था कि जैसे होता है ना कि एक विन विन सिचुएशन दोनों साइड्स की। अच्छा, मैं उसकी वजह बताता हूँ कि मैं उसकी बात को दूसरी बात कैसे पता करती है। अच्छा, एक तो ये है कि चेयरमैन नैब साहब चाहते हैं कि तेज़ी से केसेस हों, तेज़ी से केसेस हो रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में भी हमने बताया कि एक नया केस हमने कल व्लॉग किया, बन रहा है। चीमा साहब, जब चीफ जस्टिस ये फैसला अभी दे रहे थे, अभी दिया नहीं था, आने वाला था फैसला, तो उसी दौरान जो चेयरमैन नैब है इन्होंने फैसला कर लिया कि नैब में फ़ौजी अफसरान तैनात होंगे। ये फैसला क्यों किया था? क्योंकि चीफ इनको पता था चेयरमैन नैब को कि अब इख्तियारात हमारे पास आ रहे हैं। और फैसला क्या हुआ? फैसला चीमा साहब ये हुआ है नैब में अभी कि CMI कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स नैब में आएंगे। और कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के कौन से ऑफिसर्स आएंगे, किस लेवल के आएंगे? एक मेजर जनरल साहब आएंगे जो कि यहाँ पर बैठेंगे नैब हेडक्वार्टर में, एक ब्रिगेडियर साहब आएंगे, कर्नल साहब आएंगे, कुछ मेजर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये 7-8 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर आना है और उन्होंने ओवरऑल इस सारे मामले की निगरानी करनी है और केसेस को तेज़ करना है। कौन से केसेस को तेज़ करना है? जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नैब के पास आए हैं। तो ये सारा जो काम है वो इंटेलिजेंस के हाथ में चला गया। अब जो चेयरमैन नैब है इनका एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि चेयरमैन नैब जो है, जनरल भट्ट जो है, ये जब तैनात हुए थे तो ज़ाहिर है इनका इमरान खान के साथ तो कोई फड्डा नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं टीवी पे बैठ के इनको धमकियां गालियां देते रहे, बेगैरत इंसान है, जी जी, बड़ी 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 बदजुबानी इस्तेमाल करते रहे। खान साहब ने बहुत सारे मुखालफिन इसी तरह के पैदा किए हुए हैं कि उनको ज़बरदस्ती गालियां दे के अपने मुखालिफ कर। ऐसे ही ऐसे ही। अब वो जो चेयरमैन नैब है, चेयरमैन नैब साहब को इमरान खान साहब के बारे में गुस्सा तो ज़ाहिर आया होगा, हमें नहीं पता कि है या नहीं है, लेकिन ये फितरी बात है। अगर मैं आपको गाली निकालूँ आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, इनको एक फितरी सी बात है कि गुस्सा होगा। दूसरा गुस्सा इनको किस बात पे आया, ये मुझे चीमा साहब, ये बात मुझे अभी कल रात को पता लगी और मैं हैरान रह गया कि यार ये क्या है कि हमारे यहाँ तासर तो ये था कि चेयरमैन नैब के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। तो मुझे किसी बंदे ने, चीमा साहब, बताया कि जब 9 मई हुआ था तो DHA 1 में चेयरमैन नैब रहते थे। अच्छा। तो ये जो PTI के बाद एक्टिविस्ट हैं इनके घर दाखिल हो गए। अच्छा। और उन्होंने तोड़ फोड़ की। यार वैसे कितनी इंटेलिजेंस थी इनके पास, यार आप अंदाज़ा करें इस बात पे। और अब आप देखें कि वो बंदा वो बैठा हुआ है तो उसको वो फैसले ले रहा है, ठीक है। और अब ये सारे केसेस बन रहे हैं। अब वो आर्मी के ऑफिसर्स भी तैनात कर रहा है। क्यों तैनात कर रहा है? वो उसके जहन में ये है कि ये फौजी हैं, किसी से डरेंगे नहीं। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है। आप कहेंगे फ़ैसला क्यों ठीक नहीं है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, मालूमात इकट्ठी करने में शायद इनको कोई एक्सपीरियंस होगा, इन्वेस्टिगेशन में इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन इजाज़ मेरे ख्याल उनका जो काम है वो भी इंटेलिजेंस का होगा। हाँ, इनके वो मेरा इनके इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लेकिन मेरा कॉमन सेंस गैस नहीं, इंटेलिजेंस से अबव क्या होना है? मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। मेरा ये इतलात ये है, एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाएगा। नहीं, सुन लीजिए, मेरी इतलात ये है कि वो यहाँ पर बैठेंगे, ऑपरेशन विंग्स जो है, विंग जो नैब का, उसको वो चलाएंगे। जो केसेस आएंगे, केसेस उनकी तरफ से भी आएंगे, मालूमात उनकी तरफ से भी आएंगे। अब चीमा साहब इंटेलिजेंस का शायद बात वही होगी ना, इंटेलिजेंस गैदरिंग है ना, मैं बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे वो। चीमा साहब, अगली इतला ये है कि जो नैब के मुख्तलिफ अहम जो स्टेशन हैं उनके DG भी फौजी तैनात होंगे ना। अच्छा, ठीक है। नहीं, लेकिन ये कोर वाले हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले हैं, या कोई और तैनात हो? ये अभी बात क्लियर नहीं है कि कौन से तैनात होंगे, लेकिन ये वैसे एक बात है यार, जब आफ्ताब सुल्तान साहब कितने अच्छे चेयरमैन नैब थे, इवन वो भी यानी कि उनके टाइम पर भी
जो ओवरऑल जो नैब की ब्रोक्रेसी है इतना इम्प्रेसिव ये भी नहीं है। चीमा साहब नैब की ब्रोक्रेसी है कौन सी? गो के अलग वो बात सारे है, यही लोग हैं। गो के अलग बात है यानी कि बहुत सारे ऐसे भी थे जो इनके साथ मिले हुए जी थे। जी जी। अब अगर मैं अपने ही आर्गूमेंट का काउंटर आर्गूमेंट दूं तो लोग समझते हैं जी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अच्छा चीमा साहब मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इंटेलिजेंस जो है हमारी वो इंटेलिजेंस शायद इकट्ठी कर लेती है, लेकिन इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन में आपको पता है बुनियादी एक फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज़ दी इन्वेस्टिगेशन। हमारे इंटेलिजेंस के अफसरान जो हैं उनके पास ये काम उनका तजर्बा नहीं होता, वो अदालत में जाके किसी केस को प्रूव करने की सलाहियत नहीं रखते क्योंकि उनका काम नहीं है ये, उनका काम है इंटेलिजेंस इकट्ठे करना। अब ये प्रेशर आएगा, बिल्ट होगा। और मैं आपको बताऊं नैब के चीमा साहब आपको बताऊं तफ्तीशी अफसरान की कहानी मुख्तसर सी बात करूंगा। नैब में अगर आप तफ्तीशी अफसरों की बात करें, मैं अफसरान की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप जो बैठे हुए हैं तफ्तीशी अफसर बड़े बेहतरीन हैं। इन्होंने इनके तफ्तीशी अफसरों ने बड़ी ट्रांसपेरेंट तहकीकात की हैं मुख्तलिफ केसेस में। 2-3 जो तफ्तीशी अफसर हैं चीमा साहब मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, उनकी तहकीकात उठाकर उन्होंने मरवाया जो ना लेना प्लीज। अच्छा चलो मैं आप ये, लेकिन मैं 2-3 केसेस का नाम बता दूं चीमा साहब। आप के यहाँ पर बाज़ ऐसे केसेस हुए हैं जिनके ऊपर लोगों ने मिसालें दी हैं कि इस जैसा केस जो इन्वेस्टिगेशन का जो है वो साबित भी किया और कहीं पे कोई बदतमीजी भी नहीं की, एविडेंस कलेक्ट की और अदालतों में पेश हुए और सजाएं हुई। और बाज़ केसेस नैब तरामीम में भी चले गए, छोड़ दीजिए उसकी तफसीलात को, वो फिर बाद में आइडेंटिफाई होते हैं। लेकिन बाज़ जो ऑफिसर्स हैं बड़ी मेहनत से काम करते हैं, अपना काम जानते हैं। अब इनके ऊपर ये लोग आ रहे हैं, अब पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। और यही वजह है शायद कि आपको पता है शहबाज शरीफ साहब भी वापस नवाज शरीफ साहब के पास गए। नहीं उसका ऐसे क्या था, हो सकता है शायद तो आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग ठीक है। नहीं मैं चीमा साहब मैं कह रहा हूँ हो सकता है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मेरे पास इस बात का इल्म है कि शहबाज शरीफ साहब के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जो वो लेके भाई के पास गए हैं नवाज शरीफ के पास। और मेरी इतलात के मुताबिक आई डोंट नो क्या होता है कि शहबाज साहब की एक राय है शहबाज शरीफ साहब की कि नवाज शरीफ से अब साहब के आने की जो तारीख है उसको रिव्यू कर लिया जाए। फैसला ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ही करते हैं और मशावरत से करते हैं, करेंगे नहीं करेंगे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है। वो मालूमात क्या है, ये मेरे पास इल्म नहीं है कि मालूमात ये तो कोई बात ना चीमा साहब ऐसे ये कि काम किसे चोरता है। नहीं लेकिन चीमा साहब ये मालूमात है ना मेरे पास, जो मैंने आपको अगली बात बताई। मालूमात है क्या कि किसकी बुनियाद पे वो रिव्यू चाहते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मैंने ये ऑब्वियसली कि ये एक अंडरस्टूड बात है कि कोई एक बंदा एक दिन आया और अगले दिन फिर चला गया, तो देयर इज समथिंग। अब वो है क्या वो हमें नहीं आइडिया। वो कहते हैं ना कोई तो बात थी पहेलियों के दरमियान। ये आपने जरूर शेर में बोलना था। वो कहते हैं, कौन कहता है यार? शायर कहता है, शायर कहता है कोई तो बात थी पहेलियों के दरमियान जिसे ना वो बता सकी सहेलियों के दरमियान। ठीक है, तो एनी हाउ तो शायद ये आगे चलें। चीमा साहब वो बताएं कि वो जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से एक एजाज ये माइनॉरिटीज़ के हवाले से बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट। अच्छा माइनॉरिटीज़ मत कहें इनको, नॉन मुस्लिम हमारे पाकिस्तानी भाई कहें ज़्यादा अच्छा लगेगा। शायरी हैं तो अकलियत में है ना, ठीक है, मज़हब के हवाले से अकलियत में है। आप उनके मज़हब को मैयर ना करें, उनकी इंसान होने को मैयर करें। नहीं इंसान वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान बस उन्हें कहें। लेकिन ये है ना कि आप जो एक लोग उनके बारे में एक चलें नहीं कि आपके कहने पे मैं ये नहीं, मेरे कहने पे नहीं, आप वैलिड असूल के ऊपर बात करें। उनको उनकी पाकिस्तानियत को उनके मज़हब से मैयर ना किया जाए। नॉन मुस्लिम भाई कहते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, ठीक है। यानी कि ये है कि ओवरऑल ज़रा ये बात होती है ना कि एक माइनॉरिटीज़ का कोटा ये गलतुलाम है ना चीमा साहब, ये गलत बातें हैं। गलतुलाम नहीं है, ये गलत बातें हैं। ये इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तौहीन के टर्म्स हैं। ना लगे रवैया करो जी तौहीन है, नहीं चीमा साहब तौहीन है देश यार, तौहीन है यार। मान लो तुसी हुण अपनी गल ते जिद करनी है, शायरी आपको आदत पड़ गई है दरमियान में वैसे बोलने की। आप चीमा साहब असल में आप अफलातून है, आपको आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई चैलेंज ना करे, तो फिर मुझे इस बात पे आता है कि यार आपको चैलेंज होगा। शायद नहीं चैलेंज करें लेकिन मेरिट पर करें। मैं मेरिट पे कर रहा हूं। मेरी बात सुने, जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है उसमें यह है कि मेजॉरिटी का रूल और माइनॉरिटी के राइट्स, ठीक है। माइनॉरिटी कोई ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है। माइनॉरिटी की जो है ना, सुन लीजिए ना यार, मेरे ख्याल है कि आप बात की तरफ आ रहे हैं। फिर मैं अब आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट देना, सब्र करें ना, पेशेंस का मुजाहरा करें, सब्र करें। पाकिस्तान में मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स को कहा जाता है। वो मेजॉरिटी का असूल और मेजॉरिटी का जो मिनॉरिटी है ना वो रूलिंग के हवाले से है,
कि रूल कौन करे। मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी आएगी वो रूल करेगी, जिसके पास मिनॉरिटी आएगी वो अपोजिशन में बैठेगी। यहाँ पे मिनॉरिटी का जो टर्म है ना, ये तौहीन के ज़ुमरे में आमतौर पे लोग हमारे आइन में भी लिखी है यार, हमारे आइन में भी यार ये तौहीन नहीं है भाई, आप जबरदस्ती इसको आपका कवा सफेद है यार। नहीं सफेद नहीं है चीमा साहब, आप मिनॉरिटी क्या है, वो पाकिस्तानी नहीं है यार। अच्छा तो है पाकिस्तानी यार एजाज, ये आपने ना आपने कोई और तरफ बहस ले जा रहे हैं। अच्छा चले भाई बात ये है कि हम पाकिस्तानी माइनॉरिटी का मतलब माइनॉरिटी का ये मतलब कोई ये नहीं है कि हम कुछ टेररिस्टों की बात कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम भाई कहते हुए क्या प्रॉब्लम है मुझे यार? पाकिस्तानी के शहरी हैं ये नहीं बस खत्म, ठीक है। एक जो है कोई ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। हम पे ज्यादा एक राइट आता है, यानी कि उनका जब हम इस तरह से तारफ कराते हैं। अब आपको लगता है ना, यानी कि मेरे ख्याल में इट्स नॉट एन ऑफेंसिव वर्ड यार। आप मेरी बात सुने ना, आपका ख्याल इस पे बड़ी बहस हो चुकी है। आप जाके कभी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनमें जाके बैठे यार, मेरी बात सुने, मैं अर्ज कर रहा हूँ, सुन ले मेरे, मैं अर्ज कर रहा हूँ। आप देखें ना, आप घर में सुबह आ जाते हैं तो आप तो आपको माइनॉरिटी के पास नहीं बैठते, आप सब उधर ही बैठे होते हैं। मैं बैठता हूँ, मैं सारों के साथ बैठता हूँ यार। किधर बैठते हैं? ना करते रहोगे। मैं बैठता हूँ, मैं जाता हूँ यार। जाते हैं आप सुबह? मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ यार, खुदा के नाम यार मुझे बात कर लेना। आप जिद कर रहे हैं ना, फिर मैं आपकी जिद को आपने आप बात करें यार, मेरी बात सुने। आपने जब बात करनी हुई ना, जो आपको टर्म, मैं आपको कहता हूँ ना कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आप कहते हैं हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कई लोग इतराज़ करते हैं, मैंने आपको कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं करता यार। यानी कि मैं आपके राइट को तस्लीम किया ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिनका राइट है ना उनसे जाके पूछें। वो कहते हैं कि जब हमें मिनॉरिटी कहा जाता है ना तो ये भी हमारी तौहीन है। अच्छा चले, आप अपना ठीक है, आगे चलें। अगली बात, हाँ, अब ये है कि शायद ये एक माइनॉरिटीज़ पर कमीशन बना हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, कमीशन है ना माइनॉरिटीज़ पर, ये ना अब उसके मैं जो है ठीक है। अब जो है यानी कि मैंने उस तरह से बात करनी है, तो यानी कि मेरा कोई ऐसा मकसद किसी की दिलदारी नहीं, मैं तो एक खुशी की बात कर रहा हूँ। एनीवे, अच्छा, पहली बात तो जो है ना इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि एजाज़ तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्पेशल CSS एग्ज़ाम लेने जा रही है, यानी कि जो कि 12 अक्टूबर को होगा। अच्छा, 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अच्छा, और वो स्पेशल किस सेंस में है कि वो स्पेशल इस सेंस में है कि उसमें जो कोटाज़ हैं, मुख्तलिफ़ कोटाज़, मसलन माइनॉरिटीज़ का कोटा, वुमेन का कोटा, और जिस तरह मुख्तलिफ सूबे होते हैं उनकी भी कई कोटा की जो सीट्स होती हैं ना वो खाली रहती हैं। अच्छा, ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा आती हैं, बड़ी शाइनिंग भी होती हैं, और वो ओपन मेरिट पर कम्पीट कर जाती हैं। तो उनमें को कम होती हैं कि जिनको कोई कोटा पे कोई सीट चाहिए होती है, लिहाजा ख़वातीन का कोटा भी रह जाता है। और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, यानी कि उनका भी कोटा जो है वो भी इसी तरह बहुत सारों को पता नहीं है, और वैसे भी हमने स्ट्रक्चरली उनको पीछे रखा हुआ है। तो यानी कि बहुत सारे लोग नहीं आ सकते। लेकिन इसका ये एक तो ये है कि ये हो रहा है, और इसका आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ इसका इस तरह से हुआ कि एक माइनॉरिटी कमीशन है, वन मैन जो एक कमीशन बना, डॉक्टर शुएब सडल साहब, बड़े एक नो डाउट, हाँ, यानी कि एक काबिल और बड़े बाकिरदार किस्म के एक साबिक पुलिस अफसर, यानी कि वो ये सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया था। और इजाज़ अगर आपको याद हो तो जो चर्च पे अटैक हुआ था पेशावर में, उस पे जो जस्टिस सद्दक जिलानी है वो चीफ जस्टिस है, उन्होंने सू मोटो लिया था, और उसकी जो उनके फैसला था उस पर अमल दरामद के लिए ये कमीशन बना था, जिसमें ये भी था कि आपने सिलेबस में से हेट मटीरियल को ख़त्म करना है। दूसरा जो है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स, और उन्होंने तो इवन कि ये जो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी का है ये भी तो असल में जो ज़मीनें ज़्यादा उनसे बिलोंग करती थी ना, जो लोग चले गए थे, तो बहुत सारी ज़मीनों पे बहुत सारे लोग काबिज थे, और इन्होंने काफ़ी रिकवरी की है। अभी तक की रिकवरी जो है ना कोई 40 अरब से ज़्यादा की है, और अभी मज़ीद वो कर भी रहे हैं। खैर, ये वाला जो मामला है, जब वो माइनॉरिटीज़ पर ही जो ये कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार इनकी कितनी सीटें हैं, कोटा इनको कोटा है, लेकिन इनकी कितनी सीटें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। तो इसका चेक कराया जाए। उन्होंने इधर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी कहा, उधर जो चीफ सेक्रेटरीज हैं सूबों के उनको भी कहा। एजाज़, आप हैरान होंगे कि जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जो हमारे जो जिनका तल्लक हमारी गैर मुस्लिम, अब भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो फिर बहनें भी हैं, यानी कि ये अब फिर एक तफरीक आ जाती है। माइनॉरिटीज़ पे मैं वापस आ जाता हूँ। तो वो जो है यानी कि जो माइनॉरिटीज़ के कोटा में आपको प्रॉब्लम हो रही है नहीं, यानी कि वो जो है लंबी हो जाती है ना बात, कि भाई यानी कि हर दफ़ा बंदा कहे कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं और बहनें हैं। अब ये देखिए, जब इम्तियाज़ और तकसीम का मसला आता है ना, फिर बहुत दूर तक सोचना पड़ता है। खैर, तो जो माइनॉरिटीज़ के कोटा में ना एजाज़, कोई 33,000 से ज़्यादा उनकी सीटें खाली पड़ी हुई हैं।
ठीक है। अच्छा, और एजाज जो सीटें फिल हुई हैं उसमें जो 95% हैं वो हैं क्रिश्चियन। यानी कि जो सीटें यानी फिल हो के आप ये भी कह सके कि लेट से कि 1000 फिल हुई होगी, और वो किस चीज़ की हुई हैं? स्वीपर की, और ये जो जैनिटर वगैरह होते हैं, ठीक है, ये खाकरूब वगैरह और दूसरे सफाई वाले, यानी कि उनकी ये सीटें फिल हुई हैं। जो गजटेड पोस्ट पर हैं वो सीटें उनकी खाली पड़ी हुई हैं। बाकी भी जो गजटेड से नीचे भी हैं, कोई जैसे कोई 13 14 स्केल है, वो भी खाली पड़ी हुई हैं। उस पे उन्होंने जो है ना आगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा कि भाई ये सीट्स जो हैं फिल करें। अच्छा, जब इन्होंने कहा तो कमीशन वालों ने सोचा होगा कि वो ख़वातीन की सीट भी खाली पड़ी हुई हैं, वो जो बाकी सूबों का कोटा है वो भी खाली पड़ा हुआ है, तो लिहाजा वो इन सब का एग्ज़ाम ले रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो इन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कहा, उन्होंने कहा कि आप चेक करें यहाँ कि कितनी सीटें खाली पड़ी हुई या गजटेड लेवल पे हैं। तो एजाज उसमें उन्होंने चेक कराई, उन्हें पता चला कि काफ़ी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, और जो सबसे ज़्यादा खाली सीटें हैं वो जो हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट है उसमें, ठीक है। दूसरे नंबर पे पुलिस है, यानी कि पुलिस में जो सीटें हैं बहुत सारी हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से उनकी खाली पड़ी हुई हैं। तो वो ये जो चीज़ है वो उस सिलसिले में उनके अब एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं कि ये सीट्स फिल कराई जाए, उनकी एक नुमाइंदगी भी होगी। और मुझे बड़ी खुशी हुई, गो कि एक बड़ा अफसोस का मौका था जब जड़मवाला में ये वाक़या हुआ, जो चर्च जलाए गए, तो उस टाइम जो असिस्टेंट कमिश्नर था वो भी क्रिश्चियन था, ठीक है। तो एनीवे यानी कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है ओवरऑल। एजाज़ ये जो एक होता है ना कि किसी के मज़हब की बुनियाद पे किसी को कि यानी उसका ये ख्याल उसके ज़हन में आना कि मैं सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता कि मेरा मज़हब जो है वो मेजॉरिटी से डिफरेंट है, ये बड़ी एक दिल दहला देने वाली बात है। चीमा साहब, अब आपने तो एक बड़ी अच्छी खबर डिस्कस की ना, मैं अब आपके साथ एक अफसोसनाक खबर डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पंजाब, IG पंजाब इसका नोटिस लें, और इसमें जो लोग भी हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए और इस मसले को हल किया जाए। आपको पता है कि एक पूरी कैंपेन चल रही है, अहमदी कम्युनिटी की जो इबादत गाहें हैं उनके मीनार वगैरह फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब वो जिनके मीनार तोड़े जा रहे हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही है ये एक अलग कहानी है, लेकिन ये यहाँ पर इनका मौक़िफ़ जो तोड़ने वाले हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जी ये शायर इस्लाम की खिलाफ वर्दी हो रही है, ठीक है। इनका मौक़िफ़ ये है, गो के इस पर डिबेट हो सकती है कि कैसे खिलाफ वर्दी हो सकती है, एक तामीर से कैसे किसी मज़हब की तौहीन हो सकती है, नहीं हो सकती। खैर, ये तोड़ रहे। चीमा साहब, एक पूरी कैंपेन चली हुई है और एक इस्लाम का बोल बाला किया जा रहा है एक कम्युनिटी की तौहीन करके और उसको एम्बैरस करके। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे, और चीमा साहब, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान पहले वज़ीर ख़ारजा बनाया किससे था उन्हें? वज़ीर ख़ारजा कायद आज़म ने। और चीमा साहब, ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, सीना बसीना भी चीज़ें हैं कि सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान को जब पाकिस्तान बना तो लियाकत अली ख़ान कायद आज़म का पैगाम लेके आए सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान के पास, और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान के पास आएँ, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। 3 ओहदे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान को पैगाम दिया था लियाकत अली ख़ान के ज़रिए, 3 ओहदे मैंने आपके लिए खाली छोड़े। एक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने आप। अच्छा। दूसरा, आप बने चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, और तीसरा वज़ीर ख़ारजा बने। तो जो ओहदा आपको पसंद है वो आप लें और आप पाकिस्तान में आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी चीमा साहब सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान की मिन्नतें कर रहा था कि आप पाकिस्तान शामिल मत हों, पाकिस्तान ना जाएं, आप हमारे पास रह जाएं। थे वो डस्का के थे, यहाँ थे, ठीक है, डस्का के थे और जाट थे, आपकी बरादरी थी। अच्छा चीमा साहब, हुआ ये कि उन्होंने सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने कहा कि जी मैं क्या चाहता हूँ छोड़ दें, आप बताएं जिन्ना क्या चाहते हैं। तो लियाकत अली ख़ान ने रिपोर्टेडली उनको कहा कि जिन्ना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक नौज़ायदा मुल्क है, आप इसके वज़ीर ख़ारजा बने और दुनिया में बताएं, क्योंकि आपका एक सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान को का एक स्टैचर था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी रहे जी, वो प्रेसिडेंट रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के कहने पे वो बंदा यहाँ पर रहा
डस्का में उनका घर है, वहाँ पर उन्होंने कोई अब उस वक्त मस्जिद और बाद में नए जो कानून के मुताबिक इबादतगाह उन्होंने तामीर की। अब चीमा साहब ऐलान कर दिया है एक कुछ लोगों ने कि उस मस्जिद को या उस इबादतगाह को, एक्चुअली इबादतगाह कहेंगे हम, उस इबादतगाह के मीनार तोड़ने और जुमे का दिन दे दिया गया कि जी ये तोड़ने। अब लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से एक फ़ैसला भी है। फ़ैसला क्या है कि 1983 के बाद जिस यानी कि अहमदी कम्युनिटी ने अगर कोई मीनार तामीर किए हैं तो उनको तोड़ दीजिए या उनको वो ख़त्म कर दें, तो कोई एतराज़ नहीं। 1983 से पहले की अगर कोई तामीरात है उनको नहीं तोड़ा जाएगा। ये जो पर्टिकुलर इबादतगाह है ये तकरीबन 70-75 साल पुरानी है, जिसे किसने तामीर किया था, करवाया था? सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने, जो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, जिन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लगाया था। अब आप देखें कि जुम्मे के दिन कह दिया गया कि अल्टीमेटम दे दिया गया है और वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं, और ये इस्लाम का बोलबाला इस तरह करते हैं कि एक कम्युनिटी जो कि तादाद में कम है उसकी इबादतगाहों पर हमला करते हैं, तोड़ते हैं। ये तो इस्लाम ने नहीं पढ़ाया हमें, ये तो हमारे नबी आखिर ज़मां जो है, आखिरी नबी जो है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं की। एक तो ये चीज़ है कि अगर किसी से हम बात करें ना तो वो कहते हैं जी कि इनको आइन में गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, ये लोग आइन का आर्टिकल 25 भूल जाते हैं कि जिसमें अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र है। भाई वो अपने आप को क्या समझते हैं, ये आप किसी के ज़हन से नहीं बात निकाल सकते। लेकिन अगर आप समझते हैं कि रियासत ने उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया है तो आप उनको अक़लीतों वाले हकूक़ ही दे दें। ठीक, हम वो भी नहीं देते। और एजाज़ इनके जो है ना पोते हैं सर ज़फ़रुल्लाह खान के, बाबर नसरुल्लाह। जी हाँ, बाबर नसरुल्लाह जो हैं इनके, उनके साथ भी एक दफ़ा कोई उनका डिस्प्यूट था और जिस तरीके से उनको घसीटा गया, यानी कि इधर लाहौर से उनको कराची में केस चलाया गया उन पर और बड़ा ख्वार किया गया, और वो इस चीज़ को यानी कि वो अभी तक वो बात नहीं भूल सके। मेरे ख्याल में इस सारे मामले में ना उनका जिक्र ना करें क्योंकि ये बड़ी वहाँ पे सेंसिटिव सूरत हाल है, और कोई उनकी वहाँ पे ज़ाहिर उनके फैमिली वाले वो लोग ज़्यादातर ये जो है ना मेरे ख्याल कनाडा में होते हैं। जी हाँ, तो खैर वो आते जाते रहते हैं। लेकिन ये इस चीज़ से हट के कि इवन अगर हम सर ज़फ़रुल्लाह के हवाले से भी हम वैसे हम बात कर लें, एक असूल की बात कर लेते हैं ना कि कोई ना कोई मेरा और आपका कोई एक जगह तो होगी ना कि कोई एक इशू होगा जिस पे हम इत्तेफाक करते हैं। अगर हम आइन पर इत्तेफाक करते हैं तो आइन में जो लोग इस तरह के काम करते हैं या जो नफ़रत फैलाते हैं, उन्हें अगर वो आइन के इतने पासदार हैं तो उन्हें आइन का आर्टिकल 25 ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़रूर, ठीक है, कि अगर आप वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं आप इसको छोड़ें। आप अगर उनको गैर मुस्लिम समझ रहे हैं तो जो अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ का आइन में जिक्र है उनको वो तहफ़्फ़ुज़। चीमा साहब, मसला ये है इन लोगों का कि ये आइन को सिर्फ एक नुक्ते के तहत ही जानते हैं कि फ़लाँ को गैर मुस्लिम करार दिया, बस शायद ये आइन को मानते भी नहीं है ना समझते हैं। इनके ज़हन बना दिए गए हैं और इसके ऊपर एक सियासत भी हो रही है। तो आई विश कि इसके ऊपर तमाम लोग नोटिस लें और जो भी मुतलका लोग हैं वो भी इस बात को इंसानी बुनियादों पे सोचें। ये वो इनको वो 83 वाला ला तो याद होगा, लेकिन ये नहीं याद होगा, या अगर कोई इसकी कोई हिम्मत भी नहीं करेगा कि ये बताए कि इससे पहले वाली इबादत गाह किसी की, वो आप उसको नहीं मार कर सकते। एनीवे तो बड़ा अफसोसनाक बात है, बड़ा अफसोसनाक है। आई होप कि इस पे जो सैनिटी है वो प्रिवेल करेगी और दुरुस्त सम्मत इख्तियार की जाएगी रियासत पाकिस्तान की तरफ से। और रियासत पाकिस्तान का भी हाल देख लेना, खामोश है पुलिस, इंतज़ामिया चुप है, कोई कुछ कर नहीं रहा, और ये जनाब पूरी कैंपेन चल रही है। नोबडी इज़ रेडी टू स्पीक, नोबडी इज़ रेडी टू स्पीक। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम सुना, अपनी राय दीजिएगा और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर करें। मुझे और एजाज़ सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।